अस्सलाम वालेकुम। दिन भर के साथ मैं हूं जन्नत जमशेद और मैं हूं ज़शान बशीर। नाज़रीन, एक और अहम फैसला आज के रोज़ में आया। तोशाखाना केस में बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी है। दौरान समाअत एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने बानी पीटीआई से सवाल किया कि आपने अपना 342 का बयान जमा कराया है, जिस पर इमरान खान ने कहा कि मैंने बयान तैयार कर लिया है, बुशरा बीबी और मेरे वकला आएंगे तो बयान जमा कराऊंगा। बानी पीटीआई ने जज से मुकालिमा करते हुए कहा कि आपको इतनी जल्दी क्यों है, मेरे साथ धोखा हुआ है, मुझे तो सिर्फ हाजिरी के लिए बुलाया गया था। उसके बाद बानी पीटीआई गुस्से से कमरे अदालत से चले गए। जबकि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा मुझे थोड़ा वक्त दें, मेरे वकला आ रहे हैं। ताहम जज मोहम्मद बशीर ने साबिक चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वक्त देने से इनकार कर दिया। बाद जज ने जेल सुपरिटेंडेंट के जरिए इमरान खान को पैगाम भेजा कि आप कमरा अदालत में आएं, हमने अपनी कार्रवाई मुकम्मल करनी है, लेकिन बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनकार कर दिया। जिसके बाद एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने तोशाखाना केस का मुख्तसर फैसला सुना दिया। अदालत में बार बार पुकारे जाने पर इमरान खान कमरा अदालत में आए तो जज मोहम्मद बशीर ने तोशाखाना केस में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाते हुए 1 अरब 57 करोड़ 40 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया है और साबिक चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 10 साल के लिए नाअहल भी करार दे दिया है। इसी तमाम तर मामले पर बात करने हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट आरिफ चौधरी साहब, माहिर कानून हैं, और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है एडवोकेट शमीम मलिक साहब ने। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आरिफ चौधरी साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी और यही सवाल पुट करूंगी कि इससे कबल साइफर केस का फैसला आया, 10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई साबिक चेयरमैन को, और आज अगर हम तोशाखाना की बात करें तो 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी है। क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया। बुनियादी तौर पर पाकिस्तान में ये एस्टेब्लिश किया जा रहा है कि बेइंसाफी ना सिर्फ होनी चाहिए बल्कि होती हुई नजर भी आनी चाहिए। और जिस तरह ये फैसले किए जा रहे हैं, देखिए चीजें सारी मैनेज्ड है, पता है कि क्या फैसला होना है, हर चीज उसी तरह की जैसे इमरान खान की जुबान में फिक्स्ड मैच है। लेकिन इसके बावजूद कोई थोड़ा बहुत भरम होता है, कोई अदालती निजाम है, इसका कोई थोड़ा बहुत इज्जत और तौकीर रखी जाए। और अब उसके लिए जो जो किया गया सिलसिला, अब ये बुनियादी हक है किसी भी मुल्ज़म का कि उसे सफाई का मौका दिया जाए, 342 की उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाए और 342 की स्टेटमेंट में उसने अपना मौक़िफ़ बयान करना होता है कि उसके खिलाफ केस क्यों दर्ज किया गया है, और फिर उससे पूछा जाता है कि आपने सफाई अपनी देनी है, खुद गवाह के तौर पर पेश होना है और या आपने गवाह पेश करने हैं। ये सारी लेकिन वो आरिफ साहब, चीजें हैं। तमाम कानूनी हुकूक और राइट्स जो है वो दिए गए और मौका भी दिया गया, लेकिन अब डिलेइंग टैक्टिक्स जो है वो पीटीआई वकला की जानिब से अगर सामने आ रहे थे तो इसमें फिर क्या हो सकता था? नहीं, आप मुझे ये बताएं कि आज तो उस वक्त तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी नहीं पहुंचा था। ये जो प्रोसिक्यूटर मुकर्रर किया था, स्पेशल प्रोसिक्यूटर, वो भी नहीं पहुंचा था। यानी वकला जो है मतलब फैसला अगर सुनाना है तो चंद लम्हे उनका इंतजार किया जा सकता है। और इस तरह तो नहीं होता। तो आप सर, आप देखें, ये मैं कह आपको रहे हैं कि अदालत ने उजलत में फैसला दिया? अदालत ने ना सिर्फ उजरत में फैसला दिया बल्कि ऐसी सूरत हाल में फैसला दिया कि जो दुनिया में किसी भी कानून और कानूनी नज़ायर से जिसकी कोई मिसाल नहीं मिल सकती। ठीक है, क्योंकि आज तहफ़्फ़ुज़ात तक जो कभी हैं हुआ वो नहीं। बहरहाल इस पर सामने आ रहे हैं। आरिफ साहब, मज़ीद भी इस हवाले से बात करते हैं। शमीम मलिक साहब, आपकी क्या राय है जिस तरह से ये फैसले सामने आए साइफर केस में और उसके बाद अब तोशाखाना में, और अब पीटीआई का ये प्लान है कि वो हायर कोर्ट्स में जाएंगी, मुमकिन तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। कौन से सॉलिड ग्राउंड्स हैं जिस पर ये केस जो है वो ले जाया जा सकता है? देखिए, जो क्रिमिनल ट्रायल है, एज ए क्रिमिनल ट्रायल लॉयर मैं आपसे अर्ज कर सकता हूँ कि जो भी मुल्ज़म है उसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन की एक पूरी टीम होती है। आपने एक मटेरियल इकट्ठा किया होता है, इन्वेस्टिगेशन हुई होती है आपके खिलाफ, और आपके खिलाफ वहाँ पे एक पूरी प्रोसिक्यूशन जो है एज इंस्टीट्यूशन आपको अपोज कर रही होती है। और मुल्ज़म के पास कोई राइट नहीं होता सिवाय इसके कि वो अपना वहाँ पे डिफेंस करे और एज ए डिफेंस काउंसिल अपना पेश करे, और सब्सिक्वेंटली उसको क्रॉस एग्जामिनेशन का पूरा मौका दिया जाए। और दूसरी बात ये है कि उसके बाद जब 342 की स्टेटमेंट हो, वो उसका एक ऐसा राइट है जो कि एक बहुत बड़ा हक है, जिसकी बुनियाद पर वो अपना जो मौक़िफ़ है वो रिकॉर्ड पे लाता है। अब मैं इस केस के बिल्कुल मेरिट की भी बात नहीं कर रहा, अभी मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो जिस तरह से इसको इन ट्रायल्स को हमने देखा, हमने भी सारी उम्र जो है क्रिमिनल ट्रायल्स किए हैं, लेकिन कभी इस तरह नहीं हुआ कि आपका डिफेंस लॉयर
अगर नहीं आया तो आपने प्रोसिक्यूटर मुकर्रर कर दिया, और वो डिफेंस लॉयर आ भी जाए तो फिर उनको आपने मौका नहीं दिया क्रॉस एग्जामिनेशन करने का। तो ये एक बहुत बड़ा टूल जो वाहिद होता है एक अक्यूज के पास, वो ये है कि उसका डिफेंस काउंसिल जो है वो उसके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन करे। और अगर फर्ज कीजिए कोई प्रोसिक्यूशन जो है वो, या जो जज साहब हैं वो किसी को मुकर्रर करते हैं उसके बिहाफ पे वकील, उसके ऊपर भी उस मुलजम को ट्रस्ट होना चाहिए कि ये जो, और फिर उसके पास अपनी इंस्ट्रक्शन देने का जो राइट है वो होना चाहिए। ये जो तमाम राइट्स थे वो इसमें वायलेट हुए हैं। और उसके बाद जब 342 की स्टेटमेंट, जो कि बहुत ही अहम बात है, जो कि 342 की स्टेटमेंट ये होती है कि आपके खिलाफ जो भी एविडेंस आई है, आपका उस एविडेंस के बारे में जो भी आपका मौकफ है मुल्ज़िम का, वो उसकी उस स्टेटमेंट में मुकम्मल तौर पर सामने आता है। और वो उसका पूरा राइट है, वहां पे वो अपनी एविडेंस पेश करना चाहे, कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पेश करना अच्छा। चाहे, सब्सिक्वेंटली कोई विटनेसेस पेश करना चाहे, उसको भी वायलेट किया गया है। अच्छा शमी मलिक साहब, अब इस फैसले को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चैलेंज करेगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो क्या टेक्निकल बुनियाद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी किस्म का रिलीफ मिल सकता है? देखिए, उसमें अब देखिए डिपेंड ये करता है कि वो अपील जो है वो कब लगती है और किस वक्त फिक्स होती है। बिल्कुल। अभी जो फौरन इस केस में जो सबसे बड़ा एक एडवांटेज मिलेगा कल को अपील में भी, वो ये है कि जो इसकी टाइमिंग है कि बिल्कुल इलेक्शन सर पे है और उस वक्त ये सारा अनाउंस किया गया है, तो शायद इलेक्शन तो उस वक्त तक गुजर जाएगा जब तक कि वो अपील लगेगी। तो जो मकसद था कि जो मुझे लगता है कि एक खास पॉलिटिकल पार्टी को, बेशक मैं समझता हूँ पीएमएल हो, एन हो, पीटीआई हो, पीपल्स पार्टी हो, माजी में उनके साथ भी यही होता रहा। तो जब आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को विक्टिमाइज करते हैं और उनका जो मकसद है 8 तारीख का इलेक्शन, वो तो गुजर जाएगा। तो ठीक है, देखिए मैं ये टाइमिंग पर जो है वो बहुत से सवालात आ रहे हैं। ठीक है आरिफ साहब, एक बहुत अहम नुक्ता जिसका जिक्र भी किया शमी मलिक साहब ने, डिफेंस काउंसिल मुकर्रर करने के हवाले से। अब वहाँ पर जो मामला सामने आया, जो नुक्ता सामने आया, वो ये था कि बार बार वकला बदले जा रहे थे बानी पीटीआई की जानिब से, टीम जो है वो बदली जा रही थी। दूसरा, जो वकला मुकर्रर किए गए थे वो भी गुज़िश्ता 3 रोज़ थे, तीसरा रोज़ था जब वो पेश नहीं हुए थे, और उसके बाद स्टेट डिफेंस काउंसिल मुकर्रर किए गए। जज का ये कहना था कि वो हक दिफा ख़त्म भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने फिर भी मौका दिया। इस पर क्या कहेंगे आप? तो उन्हें चाहिए ये था कि वो नोटिस देते मुल्ज़िम को कि भाई आप अपना वकील जो है वो पेश करें, अगर आप वकील पेश नहीं करेंगे तो मैं सरकारी वकील जो है वो उसको मुकर्रर कर दूंगा स्टेट एक्सपेंस पे। यहाँ तो एक दिलचस्प बात जो मलिक साहब को भी मालूम है कि यहाँ तो ये किया गया कि ये सरकारी वकील जिसको दिया गया वो ऑलरेडी प्रोसिक्यूशन की तरफ से दोनों पेश हो चुके हैं, वो जूनियर है उनके अपने जो आपके प्रोसिक्यूटर है, स्पेशल प्रोसिक्यूटर उनके। तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरह का मजाक तो कभी किसी के ट्रायल के साथ इस तरह नहीं होता। दूसरी बात मैं आपको एक अर्ज करूँ, सबको पता है कि बाज़ औक़ात अदालत की तरफ से, हाई कोर्ट की तरफ से हुक्म होता है कि ये ट्रायल आपने इतनी देर में कंक्लूड करना है। उस हुक्म के बावजूद कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो आपका जो तरीकेकार है, जो कानूनी तरीकेकार है, उसको सरफे नजर किया जाए, उसको सैक्रिफाइस किया जाए। और इवन सो बाय सो के स्टैट्यूटरी पीरियड जो है उसमें भी बाज़ औक़ात ट्रायल जो है उनका हुक्म होता है कितनी देर में कंक्लूड करें, लेकिन हर सूरत में आपने वो तमाम जरूरतें जो आईनी और कानूनी हैं अब फिर वो आपने पूरी करनी है। अब 10A की रिक्वायरमेंट क्या है? 10A जो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन है उसकी ये रिक्वायरमेंट है फेयर ट्रायल। और फेयर ट्रायल जो है उसका मतलब ये है कि आपको अपनी मर्जी का काउंसल देना है, आपको तमाम वो मौके मुहैया करने हैं कि जिसमें आप अपनी मर्जी के गवाह सफाई के पेश कर सके और आप प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस के ऊपर जिरा कर सके। यहाँ तो कुछ भी नहीं करने दिया गया। मतलब ये है कि इस तरह तो नहीं होता। बात ये आपको मैं अर्ज करूं कि कभी भी ये ट्रायल जो है, ये जितने भी लोग ट्रायल में जाते हैं वकला, तो जाहिर है कि हर वकील जो है उसको जिंदगी में ट्रायल का मौका जरूर मिला होता है, चाहे एक आला स्टेज पे जाके आहिस्ता आहिस्ता लोग ट्रायल से निकल के फिर सिर्फ एफिलिएट लेवल पे काम करते हैं, लेकिन उन्हें भी ये पता होता है ट्रायल का। जैसा कि आपने कहा कि कुछ लूप होल्स हैं या फिर टेक्निकल चीजें हैं जिन पर तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिल सकता है, लेकिन सर सवाल ये है कि साबिक चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाबंदी सलासल हैं, जेल में हैं, बतौर उम्मीदवार वो इलेक्शन का हिस्सा नहीं है, तो इस तरह से उन्हें सजाएं सुनाने से उनके मुखालिफिन को क्या सियासी फायदा हो सकता है, बल्कि इसकी ऑपोजिट साबिक चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सिंपैथी मिलेगी। देखिए, जो मुखालिफिन होते हैं ना, जो वो उनका मकसद तो ये है कि हर मामले में जो उन्होंने कहा था
कि हमें दोनों पलड़े जो है वो बराबर नजर आने चाहिए। वो पलड़ा कल बराबर हो गया जब 10 साल की सजा जो दी गई थी नवाज शरीफ साहब को, वो 10 साल की सजा जो थी वो इमरान खान को भी दे दी गई। आज अच्छा। वो पलड़ा बराबर से भी आगे निकल गया जब बुशरा बीबी जो थी, मरियम बीबी को सजा दी गई थी और सब अब बुशरा बीबी को भी सजा दे दी गई। उन्हें 7 दी गई थी, इन्हें 14 साल दे दी गई। तो मतलब यह है कि ये सारी वो चीजें हैं कि जिसमें पलड़े बराबर, वो खुश हैं इस बारे में, वो समझ। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सियासी तौर पर वो अपना खुदकुशी कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर उनका ये मुकदमा कि वो पाकिस्तान के लोगों की नुमाइंदगी करते हैं, वो मैं समझता हूँ कि वो बिल्कुल उसमें नाकाम हो चुके हैं। उसकी वजह ये है कि अगर कोई सियासी पार्टी आज इक्तदार के असूल के लिए लोगों के फंडामेंटल राइट्स और फेयर ट्रायल जैसे राइट्स जो है वो ले रही है और लोगों के घरों में हमले किए जा रहे हैं, लोगों के साथ ज्यादतियां की जा रही है, जुल्म किया जा रहा है और उसका वो क्रेडिट ले रही है, तो कल लोग, पहली बात तो ये, लोग उस पर एतमाद नहीं करेंगे, क्योंकि लोगों को तो वो पार्टी चाहिए जो फंडामेंटल राइट्स की को प्रोटेक्ट करे। और दूसरी बात यह है कि इस जुल्म के नतीजे में कभी भी इक्तदार उन्हें अगर मिला भी तो वो चंद दिन का आर्जी इक्तदार होगा। दूसरी यह है कि चांसेस ये है कि लोग रिटेलिएट करें और लोग रिटेलिएट इस तरह करेंगे कि खामोशी से जाएं और जनाब जाके वोट डाल के आ जाए इमरान खान की पार्टी को। आपके लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि जो ये चाहते थे कि इश्तिहार में आए और 9 मई तरह के वाकयात पैदा किए जाए और उस तरह की जस्टिफिकेशन की जाए और इलेक्शन से बचने के लिए, वो उन्होंने हिकमत अमली का सबूत देते हुए उन्होंने ऐलान कर दिया है कि जनाब हमने वोट के जरिए बदला लेना है जुल्म का, हमने वो इससे पहले इश्तिहार में नहीं आना। उसके नतीजे में कारकुन जो है, मुझे लगता है आरिफ साहब, इलेक्शंस तो जो है वो किसी सूरत डिले नहीं होने चाहिए, सियासी इस्तेहकाम इसी सूरत में ही आएगा। शमीम मलिक साहब, अभी जो ऑप्शंस हैं तहरीक इंसाफ के पास, डेफिनेटली वो एपलेट कोर्ट में जाएगी और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का प्लेटफॉर्म है। अब ये कहा जा रहा है वकला की जानिब से जो कि तहरीक इंसाफ के हैं कि ये इतना कमज़ोर फैसला है कि ये शायद पहली 1-2 समातों में ही इस फैसले को ख़त्म कर दिया जाएगा। आपके ख्याल में कितना वक्त जो है वो इसको दरकार होगा? इस केस के मेरिट्स क्या हो सकते हैं? देखिए, ये बात जिस तरह का केस को चलाया गया है, जिस तरीके से आपने देखा, जिस तरीके में जल्दी नजर आई और वहाँ पे विटनेसेस एक दिन में 9 विटनेसेस, रात 12-12 बजे तक ट्रायल और एंट्री जो है वो जो ओपन कोर्ट का ऑर्डर था वो भी उस तरह से लोगों को आपने वहाँ पहुँचने नहीं दिया। तो ये वो सारी चीजें हैं जो कि फंडामेंटल राइट्स हैं। जो फेयर ट्रायल है वो भी फंडामेंटल राइट है, जो ओपन कोर्ट ट्रायल है वो भी फंडामेंटल राइट है और मेरा बतौर शहरी भी फंडामेंटल राइट है कि मैं अगर किसी प्रोसीडिंग को देखना चाहूँ तो ओपन कोर्ट का मकसद ये है कि मुझे वहाँ पे एक्सेस हो। तो ये बात दुरुस्त है कि ये तमाम जो फैक्टर्स इस केस में आए हैं, मेरा ख्याल है कि अपीलेट कोर्ट से जो है रिलीफ मिलने के इम्कानात जो है बहुत ज्यादा हैं और रिलीफ से मुराद ये भी है कि वो एक्विटल भी हो सकती है और वो केस रिमांड भी हो सकता है। तो ये दोनों सूरतें जो है वो अपीलेट कोर्ट रिलीफ मिलने के इम्कानात बहरहाल इसमें जाहिर किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एडवोकेट शमीम मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। एडवोकेट आरिफ चौधरी साहब माहिर कानून हमारे साथ और इस बारे में इज़हार ख्याल कर रहे थे और बता रहे थे कि इस केस में कौन से ऐसे हुक्म मौजूद हैं और कैसे रिलीफ मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं इंतखाबात की कि सियासी गहमा गहमी जारी है और हल्के में तमाम उम्मीदवार मुतहरिक हैं। और आज हम बात करेंगे कराची की ज़रा किमाड़ी के हल्के NA 243 की कि गुज़श्ता आम इंतखाबात में कौमी असम्बली की नशिस्त NA 248 थी, जबकि NA 243 ज़िले किमाड़ी के अहम इलाकों में जिनमें माड़ीपुर, ट्रक अड्डा, मसरूर बेस, पराचा कब्रिस्तान, आसिफ कॉलोनी, मवाज गोट, मुशर्रफ कॉलोनी और बल्दिया टाउन के इलाकों पर मुश्तमिल है। बलोची, सिंधी, पठान और खिची इसकी अहम बरादरियां हैं। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ के लोगों के मसाइल क्या हैं? इंतखाबात के बाद उम्मीदवार या जो मुंतखब लोग होकर आए थे वो उम्मीदों पर किस कदर पूरा उतरे हैं, लोग क्या कहते हैं? नाज़िश अयाज की खुसूसी रिपोर्ट है, वो देख लेते हैं। जी बिल्कुल, हम मौजूद हैं कौमी असम्बली के हल्का NA 243 में, जिसमें PS 111, 114 और 115 आते हैं। अगर इलाकों की बात की जाए तो इसमें बल्दिया टाउन, मवाजगुड, मुशर्रफ कॉलोनी, सुल्तानाबाद और किमाड़ी के जैसे पसमानदा इलाके शामिल हैं। आइए जानते हैं कि यहाँ के इलाके के मसाइल क्या हैं, इस हल्के के मसाइल क्या हैं, लोगों को क्या उम्मीदें हैं अगले इंतखाबात से। बाबा जी, मुझे बताएं कि यहाँ इस इलाके के मसाइल क्या क्या हैं? सबसे पहले तो यहाँ इलाके के मसाइल ये हैं कि यहाँ पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, बुरी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। दूसरे ये मसले हैं
कि लोगों के काम काज बिल्कुल रोज़गार नहीं है। एक तो हर चीज़ हमें लेनी पड़ती है, हालांकि बिजली का बिल वगैरह हर चीज़ आता है, वो भी देते हैं, लेकिन फिर भी हमें गैस लेना पड़ता है दुकानों से, पानी हमें लेना पड़ता है। पिछले इंतखाबात में जो उम्मीदवार आया उसने कितने वादे पूरे किए अपने? कोई वादा पूरा नहीं करते, आते हैं इलेक्शन में वोट लेते हैं। अभी जैसे इलेक्शन आने वाले तो अपना प्याला लेके आएंगे, भीख मांगेंगे घर घर से, वोट लेंगे लोगों से, फिर चले जाएंगे, फिर अपना शक्ल नहीं दिखाते। खुला जो है ना चर्च मिलता है, गुटखा मिलेगा, आइस मिलेगा, हर चीज़ हमें जो है ना इधर प्रोवाइड है। जो चीज़ें इन गरीबों की हक की है ना वो हम लोग को नहीं नसीब होती है। ना बिजली होती है 11-12 घंटे, ना गैस होती है, और जो है ना और पानी का भी यही हालत है। यहाँ पे तो 4 साल से हमें गैस तो मिल ही नहीं रही है। गैस तो इस इलाके में किमाड़ी में है ही नहीं। इलेक्शन होता है तो हम उनको नज़र आते हैं और वो हमें नज़र आते हैं। इलेक्शन के बाद हमें यहाँ कोई भी MNA MPA वज़ीर बनने के बाद कोई नज़र नहीं आता है। यहाँ पे हमें किसी से कोई उम्मीद नहीं है, ना कोई तवक्को है। ये इस बार भी मुंतखब होंगे, इस्लामाबाद चले जाएंगे। हमारे किमाड़ी पे बुनियादी चीज़ें ही मैसर नहीं, हमें पानी मैसर नहीं, हमें गैस मैसर नहीं, हमें बिजली मैसर नहीं। हमें ना ये भेड़ बकरियाँ समझते हैं ये सियासतदान। लाला, मुझे ये बताएं इस इलाके के मसाइल क्या हैं? मसाइल हर किस्म के मसाइल, बिजली का है, पानी का है, गैस का। तकरीबन 1.5 साल हो गया हमारे गैस नहीं है। पिछले इंतखाबात में जो उम्मीदवार था उससे क्या उम्मीदें थी आपकी? कादर पटेल यहाँ से जीता था लेकिन कुछ भी नहीं किया, फिर वही खड़ा हुआ है, फिर सिस्टम में वही आएगा, लेकिन करना कुछ नहीं है, खाली बस खाना पूरी है। NA 243 के मकीन इंतखाबात 2024 से ज़्यादा पुरुमीद तो नज़र नहीं आते, लेकिन वो वोट मांगने के लिए आने वाले उम्मीदवारों को आड़े हाथों लेने के लिए ज़रूर तैयार हैं। अब देखना यह है कि MKM के हुमायूं सुल्तान या फिर पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल या फिर और कुछ नहीं तो ANP के अख्तर जदून में से कौन यहाँ आकर अपनी कैंपेन को चमकाता है। कराची के बाद अब बात कर लेते हैं फैसलाबाद की। हल्का NA 103 गुज़श्ता आम इंतखाबात में कौमी असम्बली की नशिस्त NA 107 थी। आइंदा आम इंतखाबात में नई हल्का बंदियों के बाद इसको 103 डिक्लेयर किया गया है और यहाँ पर भी अवाम के मसाइल जूं के तूं हैं और अवाम शिकवा कुना दिखाई देते हैं। अवाम का क्या कहना है, इस हवाले से ब्यूरो चीफ फैसलाबाद शहरोज इबाद ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए वो देखते हैं। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ NA 103 में और ये हल्का फैसलाबाद का अहम हल्का तस्वर किया जाता है। 2018 में इस हल्के का नाम NA 107 था और यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार खुर्रम शहजाद पहले नंबर पर आए थे और उन्होंने 1,26,000 वोट दिए थे। इस हल्के की आवाम की क्या मुश्किलात हैं और क्या इस हल्के की आवाम के जो 2018 में मुतालबात थे क्या वो तस्लीम हुए या नहीं, आइए इस हल्के की आवाम से जानते हैं। अच्छा जी, ये बताएं हल्के के मसाइल क्या क्या हैं? मसाइल जी गटर भरे पे वे, बाहर जाके देखो गटरां दा पानी भी नहरी पानी भी इकट्ठा ही होया वे, कोई पीण वाला नहीं है, ना कोई गल सुनदे। साडी सड़कां टुटियां पईयां जी, बुरे हाल है। महंगाई दे उन्हें अपना जोर पाया वे। कोई सानू सहूलत नहीं मिलती हैगी। हस्पताल चल जाओ उत्थे नहीं साडी सहूलत पूरी हैगी। ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਸੂਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਐਵੇਂ ਬਸ ਇੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਸਲਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਆ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸਾਡੇ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਮਸਾਇਲ क्या क्या हैं? ਮਸਾਇਲ ਹੈ ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸਰ ਜੀ, ਆ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੀਕੇਜ ਆ, ਗਟਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਿਲ ਕੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੈਪ ਸਹੀ ਪੈਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਹਲਕਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ MP MNA ਜੋ ਵੀ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਉਹ ਆ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ, ਉੱਦਾਂ ਪੂਰੇ ਸਾਲ सदियाँ नज़र नहीं होते। साफ पानी मिल रहा है आपको? नहीं जी, साफ पानी नहीं मिलेगा। पीने का पानी और सेहत की सहूलियात मिल रही हैं आपको यहाँ? नहीं जी, कोई चीज़ नहीं मिल रही इत्थे। पानी गंदा आ रहा, ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਗੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਉਹ 'ਚੋਂ ਵਾਸਾ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਠੀਕ, लेकिन निज़ाम कोई नहीं ठीक। किसी MNA MPA ने मुड़ के नहीं देखा? नहीं जी, कोई MNA कोई MPA नहीं आया। ਹਸਪਤਾਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਆ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਲੂਮਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਸਾਰਾ ਤਬਾਹ ਔਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖੋਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਰੋਟੀ खान तो आवाजार हुए हैं। क्या मसाइल है हल्के के? सर हमारे मसाइल तो ये है कि ये काफ़ी अरसे से ये सड़क ऐसे ही है और ये हाई स्कूल है और ये कॉलेज है लड़कियों का। अगर कोई बारिश होती है कुछ भी होता है इधर से हमें गुजरने के लिए बड़ी परेशानी होती है। तो दूसरे नंबर पर हमारा ये हॉस्पिटल है एशिया का
यानी जितने हमारे गुलामाबादी कॉलोनी है और ये हॉस्पिटल के अंदर बहुत रश होता है। सहूलियात यानी होनी चाहिए, एक और हॉस्पिटल होना चाहिए। NA 103 की आवाम की राय आपने जानी। शहरी ये गिला करते नजर आए कि उन्हें ना सीवरेज का निज़ाम बेहतर मिल सका, ना ही सेहत की सहूलियात, जबकि सड़कें भी टूटी फूटी हैं। इलेक्शन में वोट लेने के लिए तो उम्मीदवार आ जाते हैं, लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद कोई उनका पुरसाने हाल नहीं होता। अब देखना यह है कि जो इस बार इलेक्शन में लोग जीतते हैं, क्या वो इनके मसाइल हल करते हैं या इसी तरह ही इनके मसाइल रह जाएंगे। तो शहरोज इबाद की रिपोर्ट आपने देखी। वहाँ की आवाम का कहना है कि उम्मीदवार इलेक्ट होने के बाद अपने वादे पूरे नहीं करते हैं। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे KP और बलूचिस्तान की आवाम किसके साथ है, लेकिन एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको वेलकम कहते हैं। सियासी गहमा गहमी जारी है, तमाम जमातें काफ़ी मुतहरिक है। और अगर हम नून लीग की बात करें तो नून लीग के तमाम रहनुमा इस वक्त फील्ड में मौजूद हैं। इससे कबल मरियम नवाज ने जलसे से खिताब किया था और खिताब करते हुए मुखालफिन पर तनकीद की थी। हमजा शहबाज भी काफ़ी मुतहरिक है और इस वक्त NA 132 में कारकुनान मौजूद हैं जो कि हमजा शहबाज का भरपूर इस्तकबाल करेंगे और वहाँ पर उन्होंने रैली निकाली है और हमजा शहबाज वहाँ पर खिताब करेंगे। वहाँ पर क्या सूरत हाल है, बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे सुहेल अब्बास बलोच से। जी सुहेल, बताइएगा कैसी गहमा गहमी आप देख रहे हैं यहाँ पर, और कोट राधा किशन में खिताब भी करना है हमजा शहबाज ने, तो कैसी तैयारियां हैं? जी ज़िशान, जो वक्त है वो कम है, मुकाबला सख्त है। इलेक्शन की गहमा गहमी जो है वो अरूज पर पहुंच गई है। मुस्लिम लीग नून की क़यादत जो है वो इलेक्शन की तैयारियों में मसरूफ है। आज NA 132 में जो है वो हमजा शहबाज इंतखाबी रैली की क़यादत कर रहे हैं। कसूर से जो है वो मुख्तलिफ जो NA 132 के यूनिक काउंसिल्स हैं वहाँ पर रैलियाँ जो है वो जो है वहाँ मलक अहमद खान की क़यादत में वहाँ से जो है वो कोट राधा किशन में कुछ ही देर में पहुँचेंगी। यहाँ पर जो है वो मकामी रहनुमाओं की जानिब से जो है वो हमजा शहबाज का जो है वो इस्तकबाल किया जाएगा। हमजा शहबाज कोट राधा किशन जो है कसूर रोड जो है वहाँ पर जो है वो कारकुनों से खिताब करेंगे। यहाँ पर कारकुन जो हैं वो काफ़ी पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर पार्टी तरानों पर जो है वो रक्स किया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है, भंगड़े डाले जा रहे हैं। यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के जो सदर हैं शहबाज शरीफ, ये उनका हल्का है। उनकी इंतखाबी कैंपेन के लिए जो है वो हमजा शहबाज मैदान में आज उतरे हुए हैं और मुसलसल जो है वो मुख्तलिफ इलाकों से उनकी रैली जो है होते हुए यहाँ पर जो मेन कोट राधा किशन का चौक है यहाँ पर पहुंचेगी। हमजा शहबाज जो है वो कारकुनों से खिताब करेंगे और अपने खिताब से कारकुन को जो है वो लहू गरमाएंगे। मुस्लिम लीग नून की जो दीगर जो मकामी रहनुमा है जिसमें मलक रशीद है वो काफिले के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं। इसके अलावा दीगर जो जैसा कि आपने कहा कि कारकुनान वहाँ पर मौजूद हैं, हमजा शहबाज का खिताब कब तक मुतवक्के है? जी कुछ ही देर के बाद जो है वो हमजा शहबाज जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे, क्योंकि 5 बजे का टाइम दिया गया था कि हमजा शहबाज जो है वो कारकुनों से खिताब करेंगे। लेकिन जो कसूर से मुख्तलिफ काफिले मुस्लिम लीग नून के रवा दवा हैं वो मुख्तलिफ जो उनके पॉइंट्स हैं 20 से ज़ायद मकामात हैं जहाँ पर इस्तकबालिया कैंप बनाए गए। उन कैंप से होते हुए जो है वो हमजा शहबाज भी पहुंचेंगे और दीगर जो रैलियां वो भी यहाँ पर पहुंचेगी। ठीक है, हमजा शहबाज का खिताब जो है वो कुछ देर के बाद मुतवक्के है। कारकुनान की बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद है और वो काफी पुरजोश हैं। सुहेल अब्बास बलोच हमें रैली का अहवाल बता रहे थे। सुहेल, आपका बहुत शुक्रिया। और अब रुख कर लेते हैं सूबा खैबर पख्तूनख्वा का। आइंदा इंतखाबात में कौमी असम्बली की नशिस्त NA 28 पेशावर। गुज़श्ता इंतखाबात 2018 में कौमी असम्बली का हल्का 27 था। कौमी असम्बली का हल्का 28 पेशावर हाजी ज़ई गुजर तहसील मथरा, तहसील शाह आलम, चारसदा रोड के अहम इलाकों पर मुश्तमिल है। इस हल्के के क्या मसाइल हैं और आवाम क्या कहते हैं, काशिफ अजीज की रिपोर्ट देखिए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पिशावर के NA 28 में। पहले ये NA 27 था। 2018 के आम इंतखाबात में यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर नूरालम खान MNA मुंतखब हुए थे। इलाके में बिजली और गैस लोड शेडिंग समेत तरक्याती कामों से शहरी महरूम है। शहरी क्या कहते हैं, वो आइंदा इंतखाबात में कौन से सियासी जुमात को वोट देंगे, आइए जानते हैं। लोग किन मसाइल का सामना कर रहे हैं,
मसाइल का सामना कर रहे हैं। मसाइल तो मसाइल ही है पाकिस्तान में, इस रियासत में ना कोई तरक्की हो रही है। इधर अभी तो हमारे पीछे स्कूल है, तो आप जाए उधर, खुदा के लिए वो तो देखने के काबिल होता है। लेकिन कोई, मैंने बार बार उस लोगों को कहा था, कोई आया नहीं है, कोई पूछता नहीं है, ना कोई, ये खुदा की कसम नहीं, ना लो बिजली नहीं है, गैस नहीं है, कोई तरह की काम नहीं हुआ है। आपने पिछले इंतखाबात में किसको वोट दिया था और अब 8 फरवरी को किसको वोट देंगे? हम पिछली BANP को दिया, अभी आने वाले को BANP को देंगे। यहाँ के लोग किन मसाइल का सामना कर रहे हैं? रोड, गलियाँ, बिजली, गैस, लोड शेडिंग, अब ये मजीद टेंशन बढ़ गई है। वोट के दिन सब पैदा हो जाते हैं, बकाया फिर दूरबीन में भी नज़र नहीं आते। स्कूल जो पाकिस्तान बनते वक्त थे वही स्कूल इस इलाके में पड़े हैं, वही कमरे, वही बिल्डिंग। आइंदा 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में कौन से सियासी पार्टी, कौन से उम्मीदवार को आप वोट देंगे और क्यों देंगे? इस दफ़ा जिसको भी वोट देंगे शख्सियत को देख कर देंगे, पार्टी मार्टी का हम नहीं देखेंगे। ये बताओ कि आपके इलाके में क्या क्या मसाइल हैं? हमारे इलाके में मुख्तलिफ मसाइल हैं। एक तो ये एक रोड ख़राब था, दूसरा मसला है बिजली का मसला है क्योंकि लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, और जो तीसरा मेन इशू है ना वो भी गैस का है। वो बिल इतने बड़े बड़े बेचते हैं ना, फ़र्ज़ कर ले कि पिछले महीने का बिल आया है 6,000 रुपये, तो इसी महीने का बिल आया है 12-13,000 रुपये, वो डबल हुए। और चौथा मसला इस इलाके में पानी का है, पानी, साफ़ पानी का, क्योंकि ट्यूबवेल कम से कम 6-7 साल से ख़राब पड़ा हुआ है, अभी कोई इसका फिक्र नहीं कर रहा। 8 फरवरी को आप कौन से सियासी जमात को, कौन से उम्मीदवार को वोट देंगे और क्यों देंगे? इंशाल्लाह नूर आलम खान को देंगे GY से, और एजाज खान को इंशाल्लाह वोट देंगे। NA-28 के बासी आज के जदीद दौर में भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। शहरियों का कहना है कि हल्के के मुख्तलिफ हिस्सों में रोज़ाना के हिसाब से 15 से 20 घंटे तक बिजली और गैस लोड शेडिंग होती है। यहाँ सड़कों का हाल भी आप खुद देख रहे हैं। शहरियों का कहना है कि वो आइंदा आने इंतखाबात में उस नुमाइंदे को वोट देंगे जो इलाके के मसाइल हल करेंगे। पेशावर के बाद अब रुख करते हैं कोयटा का और NA-263 की बात करते हैं कि आइंदा आम इंतखाबात में कौमी असम्बली की नशिस्त NA-263 कोयटा में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के इलाके शामिल हैं। इस हल्के की कुल आबादी 8,21,950 नफूस पर मुश्तमिल है। इस हल्के में मजमूई रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 4,18,279 है। हल्के के अवाम क्या कहते हैं, उनकी सियासी नापसंद क्या है और पसंद क्या है, इस बारे में मोहिबुल्लाह ने खुसूसी रिपोर्ट तैयार की है, वो आपको दिखाते हैं। आज हम आए हुए हैं कोयटा का हल्का NA-263। 2018 के आम इंतखाबात में ये हल्का NA-265 कहलाती थी। इस इलाके के जो इलाका मकीन हैं उनसे पूछते हैं कि गुज़िश्ता 5 सालों में उन लोगों के बुनियादी मसाइल कौन कौन से थे जो हल किए गए या जो हल करने की कोशिश की गई। आइए इस इलाके के इलाका मकीनों से ही पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं। 5 सालों में यहाँ पर कोयटा में इस हल्के में कितना काम हुआ है, पानी, बिजली, गैस के हवाले? कुछ काम भी नहीं हो गया सर। लोग बोलता है काम हम लोग करते हैं, मगर काम होता है 1 रुपया का भी नहीं है, समझ गया। ये हाल है, देखो रोडों का, ये नालियों का हाल है, समझ गया। अभी हम लोग गरीब बंदा सारा दिन 500-600 कमाता है, 50,000 रुपया बिल्ले बेचता है, समझ गया। 8 फरवरी को वोट किसको दोगे? हम लोग तो किसी को भी नहीं, जो हम लोगों का काम करेगा हम लोग उसी को हम देंगे इंशाल्लाह, समझ गया। इस 5 साल में भी कुछ नहीं मिले, जो कुछ हमारा अपना थोड़ा बहुत था वो भी हम लोगों से चला गया। बिजली और गैस में पहले मेरा बिल आता था 10-12 हज़ार, अभी 30-40 हज़ार का बिल आ रहा है। बच्चों का रोजी भी ये 2-3 साल में हम लोगों से खींच लिया गया है। तो 8 फरवरी को किसको वोट देने का इरादा है? दिल तो नहीं करता है किसी को नहीं डालूं, अल्लाह को है अभी कोई अच्छा बंदा मिले उसको डालूं जो हम लोगों के मसाइल हल करे। 5 सालों में आप लोगों के यहाँ पर इस हल्के में कौन कौन से काम हुए हैं? क्या बताओ, कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ। ये वोटों कट्ठे में अभी आ जाता है, वोट जैसे खैरात लेने आ जाता है, फिर जब वोट दे देता है फिर 5 साल गायब हो जाता है। किन किन मुश्किलात का सामना रहा 5 सालों में? कोई मुश्किल हल नहीं हुआ। रोड दर पदर है, महंगाई भी है। बलूचिस्तान में तो कोई हुकूमत नहीं है। सुबह सरहद में इधर तो किसी चीज़ का हाल नहीं, न ट्रैफिक का रूट भी सारा टूटा हुआ है, कोई मुश्किल हल नहीं हुआ है इधर। तो यहाँ पर पानी, बिजली, गैस की क्या सूरत हाल है? रोड का क्या सूरत हाल है? नालियों की क्या सूरत हाल है? नाली का भी कोई सिस्टम नहीं, रोड का भी कोई सिस्टम नहीं, न गैस है न बिजली है,
कोई हुकूमत नहीं है, 5 साल दर पदर हुकूमत है। इधर तो भी कुछ नहीं हुआ, 5 सालों में भी कोई नहीं आया। बिजली गैस तो बिल्कुल नहीं है, बिजली गैस इतना इस्तेमाल भी नहीं होता है, बिल इतना बहुत ज्यादा आता है। तो 8 फरवरी को वोट किसको दोगे इस दफा? यार अभी तो ऐसे लोग भी मालूम नहीं होता है कौन से लोग को देता, कुछ भी नहीं देता है, लोग किसी को भी वोट नहीं देता। तो आपने यहाँ पर बात सुनी हल्का NA 263 के आवाम की कि अब भी हमारे जो बुनियादी मसाइल है, पानी, बिजली, गैस, रोड के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से और सीवरेज सिस्टम के हवाले से जो हमारा निज़ाम है वो अब भी दरहम बरहम का जो है शिकार है। तो यहाँ पर जो आवाम का ये कहना था NA 263 के कि अब इंतखाबात आ रहे हैं, 8 फरवरी को हम अपने इलाके से कैसे नुमाइंदे को जो है मुंतखब करेंगे जो हमारे बुनियादी मसाइल हल कर सकेंगे। इंतखाबी हलकों की हम बात कर रहे हैं। PP 162 का हलका भी बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर चुका है। यहाँ पर बड़े सियासी पहलवान मद्दे मुकाबिल हैं। मलिक शहबाज खोखर नून लीग की जानिब से यहाँ पर सूबाई सीट पर इंतखाब कंटेस्ट कर रहे हैं। आयशा मुनव्वर ने उनसे खुसूसी बातचीत की है, वो आपको दिखाते हैं। मुल्क भर में इंतखाबी गहमा-गहमी शुरू हो चुकी है और इलेक्शन में चंद ही दिन बाकी हैं। तमाम सियासी जमातों ने अपनी रैली, जलसे, जुलूसों का आगाज़ ज़ोरों शोर से कर दिया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हल्का PP 162 में। हम यहाँ के MPA के पास चलते हैं जिनका नाम मलिक शहबाज अली खोखर है और उनसे जानते हैं कि वो आवाम के मसाइल कैसे हल करेंगे और यूथ के लिए उनके पास क्या एजेंडा है। जी सर, हमने भी देखा है, हमने सर्वेस किया, इंटरव्यूज़ किए, यूथ आपको बहुत सपोर्ट कर रही है नून लीग को, तो उनके लिए आप स्पेशल क्या करेंगे, स्पेशली हमारी यूथ के लिए? मैं जहाँ तक पार्टी का ख्याल है कि यूथ को जो है ना IT का शोबा जो है ना इसको हमने बहुत प्रमोट करना है जी। जिस तरह आपके सामने एक हमारा जो हमसाया मुल्क है तो IT जो है ना मतलब ये 25 साल के 30 साल 40 साल के जो जवान हैं ना उसके नीचे इसमें उनका काफ़ी स्कोप है। तो इंशाल्लाह हम उस पर वर्किंग कर रहे हैं इनको, बल्कि इनको हमने जॉब का बिज़नेस की तरफ लेके जाना है कि ये इस तरह के हम लेके आएंगे कि वो उसी फैक्ट्री में या उसी कंपनी में वो जॉब भी करेंगे और उनको उधर शेयर भी होगा। तो हम उस तरफ पे लेके जा रहे हैं। तो अल्लाह मेहरबानी करेगा। हम काफ़ी प्लान है मियां नवाज शरीफ साहब का कि हमने जो यूथ है ना ख़ास तौर पे जो बेरोज़गार, क्योंकि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो तो ज़िंदगी गुजार चुके हैं या गुजार रहे हैं, नौजवान ऐसे बेरोज़गार हैं और पिछले 4 साल में तो काफ़ी हमें प्रॉब्लम हुई। तो सर मुस्लिम लीग नून ने एक मंशूर दिया है अपना, तो उस पर अमल होगा? अल्हम्दुलिल्लाह होगा जी। पहले क्या नहीं हुआ? अगर मियां नवाज शरीफ का दौरे हुकूमत आप निकाल दें पाकिस्तान की तारीख में से, उसी दौर में मोटरवेज बनी, उसी दौर में धमाके हुए, उसी दौर में ऑरेंज ट्रेन बनी, उसी दौर में मेट्रो बस का इफ्तिताह हुआ, उसी दौर में अंडरपास बने, फ्लाईओवर बने, ट्रंक सीवर जो है ना मुकम्मल हुआ और हर जगह पे यूनिवर्सिटियाँ बनी, कॉलेज बने, स्कूल बने। तो क्या उन्होंने कुछ कमी तो नहीं छोड़ी? और सर जो आपके मद्दे मुकाबिल कैंडिडेट हैं दूसरी पार्टीज़ के, उनकी क्या पोजीशन देखते हैं आप? मुझे तो नज़दीक नज़र नहीं आ रही जी। अल्लाह की मेहरबानी से जीतेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। और सर हमने देखा है यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह, उसके बारे में आपको कोई है स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल्स ताकि गरीब बच्चे पढ़ सकें? देखें बात यह है कि हम जो प्राइवेट स्कूल है ना वो भी हमारे अपने, उनका भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारे मुल्क की तरक्की में। पर आजकल जो फीसें हैं, बिजली के बिल है, ये काफ़ी ऊपर चले गए हैं। तो मियाँ साहब का ये ख्याल है कि हम जो हमारे सरकारी स्कूल हैं, नेटवर्क पूरे पाकिस्तान में मौजूद है। कोई स्कूल सरकारी बंद हो चुके हैं या उनकी तादाद बहुत कम है या उन पे फर्नीचर नहीं है, चारदीवारी नहीं है, उनके पे सेन नहीं है, मतलब फर्नीचर नहीं है। तो हम इंशाल्लाह उसको अपग्रेड करेंगे और हम इस मेयार पे लेके आएंगे जिस तरह हमारे वो स्कूल मियां नवाज शरीफ साहब ने जो बनाया है ना, क्या नाम है स्कूल का, दानिश स्कूल, हम उस सिस्टम में लेके आना चाह रहे हैं। हमारा प्रोग्राम है कि जो प्राइवेट वो भी अदारे चलें पर जो गरीब का बच्चा है, मैं जो मुतवस्सित तबके के बच्चे हैं वो सरकारी स्कूलों में आएँ, क्योंकि हमने सरकारी स्कूलों में पढ़े हुए हैं और आपके सामने हैं। तो सरकारी स्कूलों में जो पढ़ाई है ना वो, और सर बेरोजगारी का खात्मा होगा? बिल्कुल होगा जी। मतलब हमने ना एक्चुअली जो एक जेन से हमने निकालने जो नौकरी होती है ना जी, हर बंदा कहता है मुझे सरकारी नौकरी दी जाए। हम चाहते हैं कि वो खुद बिज़नेस अपना करे, वो खुद अपने पाँव पे खड़ा करे, वो अपने पूरे ख़ानदान में खड़ा हो। अगर एक बच्चा है वो नौकरी लग जाता है तो उसको 25-30 हज़ार 50 हज़ार लेता है तो उसकी अपनी ज़ात महदूद हो जाती है। अगर वो बिज़नेस करता है तो वो प्रमोट करता है, एक दुकान बंदा बनाता है, वो बाप दुकान बनाएगा, बेटे को भी इन्वॉल्व
सॉल्व कर लेगा, बेटी को उधर बैठाएगा, या भाई बड़ा दुकान खोलेगा, या कोई IT का शोबे में बिजनेस करेगा, या कोई IT में और बड़े शोबे में चला जाएगा, या कोई भी काम करेगा तो उसका भाई उसकी मदद करेगा, उसकी बहन उसकी मदद करेगी, उसका वालिद उसकी मदद करेगा। वो एक पूरा ख़ानदान, हमने एक पूरे ख़ानदान के लिए सोचना है, सिर्फ एक बंदे को बच्चे को नौकरी दे के और उस पर ख़ानदान भी कुछ नहीं करना। और सर PP ने IPP ने जैसे ये पार्टीज कह रही हैं कि हम गरीब आवाम को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, और हमजा शहबाज ने भी ये कहा है, तो आपको पता है हमारी मईशत कैसी है, किस हाल में है, तो ऐसा हो सकेगा कि नून लीग भी गरीब आवाम को 300 यूनिट बिजली मुफ्त दे सकेगी? देखिए बात यह है कि जो मियां नवाज शरीफ ने करके दिखाया, दूसरी पार्टी ने करके नहीं दिखाया। हमें मियां नवाज शरीफ साहब के पे यकीन है कि वो कर सकते हैं, दूसरी पार्टी कर सकते हैं। आपके सामने एक पार्टी आई थी, उसने कहा जी हमने 50 लाख घर बनाएंगे, 1 लाख नौकरी देंगे, तो आपको तो शायद नज़र आया हो 1 लाख घर या 50 लाख घर 1 लाख नौकरी, मुझे तो नज़र नहीं आई। तो हम इंशाल्लाह इस पर कर सकते हैं, क्योंकि देखिए 300 यूनिट इसी तरह भी हो सकता है कि जो सोलर सिस्टम है उस पर आप सब्सिडी दे दें। मतलब इतना हमारे मुल्क का जो इन्वायरमेंट है, यकीन अगर हमें तो ये डैम शैम की ज़रूरत ही पड़ती है, अगर हम इसको प्रमोट कर दें तो बिजली मुफ्त 300 क्या है 500 हो सकती है, अगर इसको सिस्टम में लाया जाए। शहबाज साहब एक कादावर शख्स हैं और वो जिस बात का वादा करते हैं उस पर पूरा उतरते हैं। वो इसी हलके में इसी अवाम के साथ पले बढ़े हैं और इंशाल्लाह ताला वो अपनी अवाम का ख्याल रखेंगे, उनके फलाह बहबूद का ख्याल रखेंगे, और इंशाल्लाह अवाम उनको सपोर्ट कर रही है, वो उनके म्यार पे पूरा उतरेंगे इंशाल्लाह। मलिक शहबाज अली खोखर की राय आपने जानी, उनके वादे भी सुने। अब इसका फैसला तो 8 फरवरी को ही होगा। अगर वो कामयाब होते हैं तो ये वादे दावे पूरे कर पाएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। ठीक है, आयशा मुनव्वर उनके पास मौजूद थी और उन्होंने कहा कि इलेक्ट होने के बाद वो हल्के में क्या तरक्याती काम करवाएंगे, इस हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद दिन भर में आपको खुशामदीद कहते हैं। मौसम की बात कर लेते हैं कि महकमे मौसमियात ने आज से इतवार के रोज तक मुल्क भर में मजीद बारिशों और बर्फबारी की पेशगोई की है। मगरबी हवाओं के बारिश बरसाने वाले सिस्टम के मुल्क में दाखिल होने के बाद से मुल्क भर में बर्फबारी और बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है। महकमे मौसमियात ने जुमा और हफ्ते के रोज मूसलाधार बारिश के बायस बलूचिस्तान के नदी नालों में तूफ़ानी का खदशा भी जाहिर कर दिया है। जबकि सिंध में भी जुमे और हफ्ते के रोज हल्की से दरमियानी बारिश की तवक्को की जा रही है। सिंध में कराची, सक्खर, लाड़काना, दादू, मीरपुर खास, नवाबशाह, जैकबाबाद और में बादल बरसने की पेशगोई की गई है, जबकि मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी से मौसम शदीद सर्द हो गया है। इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मरी से हमारे नुमाइंदे अतीक अब्बासी। उनसे जान लेते हैं कि वहाँ का मौसम कैसा है। अतीक, बताइएगा बर्फबारी का सिलसिला क्या अभी जारी है और सयाह किस तरह से लुत्फानंदोज हो रहे हैं? जी, मैं आपको बताता चलूँ कि मलका कौसार मरी में जो रात बर्फबारी की शुरू हुई, इसने गो के मलका कौसार मरी की ज़मीन को जो है वो सफ़ेद चादर से ओढ़ दिया, लेकिन दिन को भी वक्फे वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा। शदीद जो है वो धुंध भी छाई है मलका कौसार मरी में। सयाह भी जो है वो बर्फबारी की सुनते ही मलका कौसार मरी का रुख कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर आज इंतजामात के हवाले से बात करूँ, महकमा हाई वे एक मरतबा फिर उसकी नयाली और उसकी कोताही जो है वो हमें नज़र आ रही है। गो के महकमा हाईवे की मशीनें मरी शहर और इसके गिरदोनवा की जो सड़कें हैं उनसे बर्फबारी हटाने की कोशिश कर रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 2 से 4 दिन जो है ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। यहाँ मरी आने वाले स्याहों के हवाले से अगर रखा करता हूँ, जो भी स्याह मरी आ रहे हैं वो मरी इंतज़ामिया की जो एडवाइजरी है उस पर मुकम्मल अमल करें। मरी के बाद अब बात कर लेते हैं आज़ाद कश्मीरी की कि वहाँ पर मौसम कैसा है, क्या बर्फबारी हो रही है या नहीं। इसी हवाले से बात करते हैं। अपने नुमाइंदे मलिक वकास खान हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, कहिएगा कि वहाँ पर मौसम कैसा है? बिल्कुल, वादी नीलम में वक्फे वक्फे से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ वादी नीलम के गाँव सलखला में। यहाँ पे आप बर्फबारी के लाइव मनाजर देख सकते हैं। इस वक्त सलखला और करब जुआर, 8 मकाम, चाककोट, कोंडल शेई, दंजर में वक्फे वक्फे से बर्फ जारी है। अगर बात करें हम बलाई वादी नीलम की, तो बलाई वादी नीलम, ग्रेस वैली, केल, अड़ंग केल, तौबाट, लुआत वैली, सुरगन वैली और जागराम वैली में मुसलसल बर्फ जारी है। बलाई वादी नीलम के कुछ इलाकों में जाने वाली राब्ता सड़कें भी बर्फ़ के बायस मनक़त हो चुकी हैं और कुछ इलाकों में बिजली और दीगर मौसलाती निज़ाम भी दरम बरम हो चुका है। अगर बात करें हम सर्दी की, तो वादी नीलम में बारिश और बर्फ़ के बायस सर्दी की शिद्दत में भी काफ़ी हद तक इजाफा हो गया है। महकमा डिज़ास्टर मैनेजमेंट और डिप्टी कमिश्नर नीलम की जानब से
वादी नीलम में आने वाले सियाह हज़रात और दीगर मुसाफिरों को एहतियाती तदबीर अख्तियार रखने की भी हिदायत की जा रही है। मलिक वकार खालक, नुमाइंदा सुनो टीवी, वादी नीलम, आज़ाद। ठीक है, आज़ाद कश्मीर का मौसम भी सर्द है, बर्फबारी का सिलसिला जारी है। मुल्क भर के मौसम के हवाले से कुछ मजीद बात कर लेते हैं। डॉक्टर नसीम रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर महकमा मौसमियात हैं। नसीम रहमान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खुश्क सर्दी का बिलाखिर खात्मा हुआ और बारिश और बर्फबारी का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। बताइएगा आने वाले चंद रोज़ में मौसम कैसा रहेगा? जी बिल्कुल, मेट ऑफिस महकमा मौसमियात के मुताबिक ये 30, 31 और यकम आपको पता है प्रिडिक्शन थी, और इसके अलावा फिर 3, 4 को फिर प्रिडिक्शन है। तो इसमें स्कैटर्ड चूंकि बादल आ रहे हैं और बिल्कुल मुनासिब बारिश की तवक्को है। ठीक है, और ये बारिश जो है ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा, कितना लंबा स्पेल होगा ये? जी मेट ऑफिस के मुताबिक ये अभी 3-4 तारीख तक जो लाहौर का एरिया है यहाँ पे यानी कि ये होगा जी, बिल्कुल एक्सपेक्टेड है। ठीक है, अच्छा नसीम रहमान साहब, खुश्क साली बिलाखिर जो है वो ख़त्म हुई है। बारिश नहीं हो रही थी, बर्फबारी नहीं हो रही थी, तो उससे पानी की किल्लत के भी जो है वो खदशात थे। तो इस बारे में किस हद तक ये खदशात ख़त्म हुए? जी देखे ना, इसके बहुत सारे इम्पैक्ट थे। जैसे हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर एक बड़ा एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा था। बारिश काफ़ी अच्छे से नहीं हो रही थी, तो उसकी वजह से हमारा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था वो बढ़ रहा था और वो वापस अपनी जगह पे नहीं आ रहा था। हालांकि स्मोक तो डिस्पर्स हो चुकी थी नवंबर के महीने में, 29 नवंबर के बाद स्मोक नहीं थी, बट क्योंकि बारिशें नहीं हो रही थी तो लिहाजा एयर क्वालिटी इंडेक्स जो था वो ज़रा ऊपर जा रहा था टेम्परेचर इन्वर्जन की वजह से। तो वो सारी चीज़ें वो ख़त्म हुई और उससे फिर ये ज़ाहिर इसका फसलों का ज़रूरत थी। गंदम आपको पता है काश्त हो चुकी है, वहाँ पे बारिशों की ज़रूरत थी, तो डेफिनेटली इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं। ठीक है, बारिश होने के बाद खुश्क सर्दी जो थी वो ख़त्म हो गई है, जो कि एक अच्छी बात है। हमारे साथ डायरेक्टर महकमे मौसमियात डॉक्टर नसीम रहमान साहब मौजूद थे। सर आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। खुदा हाफिज़।